एक बार एक आदमी ने वॉरेन बफेट को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा कि वो उनके काम से बहुत प्रभावित है और उनके साथ काम करना चाहता है, जिसके लिए वो उनसे कोई सैलरी भी नहीं लेगा। वो किसी भी तरीके का काम करने के लिए रेडी है, चाहे उनकी फाइल्स को इधर उधर करना हो या उनके सामान की देखरेख करनी हो। वो हर छोटा बड़ा काम करने के लिए रेडी है, बशर्ते वॉरेन बफेट उन्हें काम पर रख लें। लेकिन वॉरेन बफेट उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ। लेकिन वो इंसान यहाँ पर नहीं रुका। उसने वॉरेन बफेट को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, उनके जीने के तरीके को सब कुछ हूबहू कॉपी कर लिया। उनकी सभी बायोग्राफीज पर डाली, उनके लिखे सभी लेटर टू शेयर होल्डर्स को रीड कर दिया। और फाइनली वो दिन भी आया जब इसी इंसान ने 4.5 करोड़ रुपए देके वॉरेन बफेट के साथ लंच किया। और वॉरेन बफेट ने भी जब इस इंसान के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी तो वो भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। इनफैक्ट वॉरेन ने ये तक कह दिया कि जो वैल्यू आप इस दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हो, शायद वो मैं भी कभी ना कर पाऊं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर और ऑथर मोहनीश पाबराय की। मोहनीश पाबराय वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए 25% के कंपाउंडेड रिटर्न्स लिए, वो भी लगातार 20 सालों के लिए। और 25% रिटर्न्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 लाख रुपए 20 से 30 सालों तक लगा दिए तो आप दुनिया के टॉप 1 रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाओगे। वैसे इतने रिटर्न्स किसी एमर्जिंग कंट्री में निकालना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन से इस कदर के रिटर्न्स निकालना खुद में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज है, जो कि मोहनीश पाबराय ने कर दिखाई है। और ये सब मोहनीश ने किया सिर्फ वॉरेन बफेट को कॉपी करके। मोहनीश पाबराय की नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए की है, जो कि मोस्टली उन्होंने इन्वेस्टमेंट से ही कमाई है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले मोहनीश पाबराय के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या हम भी दूसरे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को कॉपी करके अमीर बन सकते हैं। देन हम इनकी स्ट्रेटजी को इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी सीखेंगे, यानी कि कैसे हम भी इंडियन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे कि विजय केडिया, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को सही से कॉपी करके करोड़पति बन सकते हैं। बिकॉज मोहनीश पाबराय हैं तो एक इंडियन ही, लेकिन रहते अमेरिका में हैं और वहीं के इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, जो कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं, इसलिए इंडिया के इन्वेस्टर्स को ही हम कॉपी करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए इसे किसी भी हालत में मिस मत करना। और अगर आपको अगले 10 से 12 मिनट में कोई वैल्यू ना मिले तो आप वीडियो को तुरंत डिसलाइक करके जा सकते हो। वैसे तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमें दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका रिस्क एपेटाइट हमसे बहुत अलग होता है। अगर उनका खरीदा कोई शेयर डूब जाए तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी टोटल नेटवर्थ का एक छोटा सा ही हिस्सा उसमें इन्वेस्ट हुआ होता है। जबकि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के कुछ शेयर्स डूबने पे हमारी पूरी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है, बिकॉज हमारे पास तो शुरू में कैपिटल ही लिमिटेड होती है। और दोस्तों, रियलिटी में देखा जाए तो होता भी कुछ ऐसा ही है। जब भी एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कॉपी करने की कोशिश करता है या फिर न्यूज सुन के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है कि आज उस बड़े इन्वेस्टर ने XYZ नाम के किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, और उसमें जब एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसे उसमें लॉस ही होता है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है कि एक रिटेल इन्वेस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर के पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करता है, या फिर जब वो शेयर ऊपर जा रहा होता है तब इन्वेस्ट करता है, बिना ये देखे कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है। जब भी कोई सुपर इन्वेस्टर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करता है तो वो तुरंत एक हेडलाइन बन जाती है, जिस कारण उसमें अचानक से बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है, जिससे अट्रैक्ट होके छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रैली एकदम से किसी शेयर में आती है वो टेम्परेरी होती है, और जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा होता है तो शेयर वापस से नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें एक छोटा इन्वेस्टर फंस जाता है और घाटे में अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर लेता है। यहीं पे मोहनीश बाकियों से अलग हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, जिनमें से नंबर 1 स्ट्रेटजी है स्टेइंग इन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मोहनीश सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन्हें वो अच्छे से समझते हैं। जो भी बिजनेस उनके पल्ले नहीं पड़ता उसे वो फर्स्ट ग्लांस में ही रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हें जब भी पता चलता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदा है तो वो उसे एनालाइज करने से पहले खुद से पूछते हैं कि क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को सच में समझता हूँ। अगर उनको जरा सा भी लगता है कि बिजनेस उनके पल्ले नहीं पड़ रहा तो वो आगे उसके बारे में कुछ भी एनालाइज नहीं करते, सीधा उसे वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। मोहनीश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली ये है कि वो बहुत सारी सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज को खंगोलते हैं, शेयर्स को एनालाइज करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट सिर्फ गिने चुने शेयर्स में ही करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि 40-50 शेयर्स का कोई पोर्टफोलियो बना दिया, नहीं। इनफैक्ट उनके पोर्टफोलियो में करंटली सिर्फ 3 ही इंडिया के स्टॉक्स हैं, और ऐसे ही 2-4 और शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में हैं अमेरिका, चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज से। देन मोहनीश की सेकंड स्ट्रेटजी में वो किसी स्टॉक के रिटर्न पोटेंशियल को देखते हैं। अगर उनको किसी शेयर से मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है तभी वो उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज वो उसे तुरंत ही अपने एनालिसिस से आउट कर देते हैं। अगर किसी शेयर की सिर्फ डबल होने की भी आसार होते हैं तो वो तब भी उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें चाहिए होता है कि कोई शेयर उन्हें 5 से 10 गुना की रिटर्न दे सके, वो भी अगले 4 से 5 सालों में।
तभी वो किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, अदरवाइज नहीं। और ऐसे शेयर को कैसे ढूंढते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इंडियन सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी करना सीख रहे होंगे, इसलिए वीडियो में बने रहो। देन नंबर 3 पे मोहनीश कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। पहली 2 रिक्वायरमेंट्स को जब कोई कंपनी पास कर जाती है तो मोहनीश देन फर्दर उस कंपनी को एनालाइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी इजी हैं, यानी कि वो सिंपल भाषा में लिखी हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है या डायरेक्टली मुद्दे की बात नहीं कर रही, घुमा फिरा के चीजों को प्रेजेंट कर रही है, तो वो कंपनी एक डाउटफुल कंपनी है, ऐसा मोहनीश मानते हैं। ज्यादातर अच्छी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी होती हैं और उनमें सभी टर्म्स ऑन पॉइंट और क्लियरली यूज करी गई होती हैं। मोहनीश को जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ नहीं आती या वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगती हैं तो वो अपना एनालिसिस उस कंपनी में वहीं पे रोक देते हैं, बिकॉज उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड फाइनेंस में नहीं है और वो इस बात में बिलीव करते हैं कि जो कंपनी एक आम इंसान को समझ ना आए वो वर्थ नहीं है इन्वेस्टमेंट के। अब दोस्तों फाइनल और फोर्थ स्ट्रेटजी जो मोहनीश यूज करते हैं वो ये है कि वो किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी में बिलीव नहीं करते। यानी कि जैसे अमूमन आप सुनते होंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है या फिर आपको इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, आपको कम से कम 20-30 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने चाहिए रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। लेकिन मोहनीश को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। उनके सिस्टम में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए वो अलग अलग स्टॉक्स नहीं उठाते, वो बस उन्हीं स्टॉक्स को खरीदते हैं जिनमें उनको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, फिर चाहे अपॉर्चुनिटी उन्हें अमेरिका में दिखे या अमेरिका से बाहर। इसलिए आप देखोगे कि उनके पोर्टफोलियो में अमेरिका से बस 2 ही स्टॉक्स हैं और इंडिया से 3 स्टॉक्स हैं सिर्फ। वैसे दोस्तों उनकी कन्विक्शन इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि वो एक जुनूनी इंसान है। उन्होंने सभी सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज को डीपली स्टडी कर रखा है और उनमें से जो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स इन सुपर इन्वेस्टमेंट ने करी हुई हैं उनकी एक लिस्ट बना के उनके गलत होने का रीजन वो निकालते रहते हैं, जिस कारण उनके पास अब इतना डेटा है कि वो काफी अच्छे से एक खराब और अच्छी इन्वेस्टमेंट में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। मोहनीश वाकई में ही एक सुपर इन्वेस्टर है और एक वाइज पर्सन भी है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मोहनीश ने साबित कर दिया कि नामुमकिन कुछ नहीं है, बस जरूरत है तो लगन, मेहनत और जुनून के एक लिट कॉम्बिनेशन की। सो दोस्तों अब हम जल्दी से मोहनीश के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को इंडियन स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम भी मोहनीश की तरह सुपर इन्वेस्टर्स को फॉलो करके करोड़पति बन सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इंडियन सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को चेक करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं ticker.finology इस वेबसाइट को। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ओके, सो इस वेबसाइट में आपको एक सेक्शन मिलता है सुपर इन्वेस्टर्स का, जिसमें इंडिया के सभी सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की डिटेल है। मैं इस लिस्ट में से अपने फेवरेट विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो को ओपन कर रहा हूं। आप किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को यहां से चेक कर सकते हो। ओके, सो विजय केडिया के बारे में यहाँ ब्रीफ में लिखा हुआ है और इनकी नेटवर्थ भी यहाँ मेंशन्ड है। अब इसके नीचे यहाँ लिस्ट है उन स्टॉक्स की जो कि विजय केडिया होल्ड करते हैं। यहाँ से मैं किसी भी रैंडम स्टॉक पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि सेरा सैनिटरीवेयर, इसी को चूज कर लेता हूँ। तो मोहनीश की फर्स्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें इसका बिजनेस आसानी से समझ में आना चाहिए। कंपनी का बिजनेस चेक करने के लिए हमें पेज के बॉटम में स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ आप खुद ही पढ़ सकते हो कि कंपनी क्या करती है। ये कंपनी बाथरूम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब ये आपको देखना है कि आप इस बिजनेस को समझते हो या फिर नहीं। और बस इतना ही नहीं करना है कि कंपनी बाथरूम का सामान बनाती है, इतना देख के सोच लिया कि मुझे बिजनेस समझ आ गया। ये भी देखो कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, कंपनी प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती है या फिर बाहर से आउटसोर्स करती है, कंपनी के बिजनेस एरिया कौन से हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि कंपनी के बिजनेस को डीपली एनालाइज करो। अगर बिजनेस आपके सर्कल ऑफ कंपनीज में फिट बैठता है देन आप सेकंड स्ट्रेटजी यूज करो और देखो कि क्या ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाएगी, और हाँ तो कितने समय में। ऐसा ना हो कि 10 गुना होने में 40 से 50 साल लगा दे ये कंपनी। इतना तो आप एफडी से भी इजीली कर लोगे। और ये आप पता कैसे लगाओगे? तो दोस्तों ये पता करने के लिए कि कंपनी अगले 4 से 5 सालों में 10 गुना होगी या फिर नहीं, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, चेक द मार्केट कैप। अगर एक कंपनी स्मॉल कैप या मिड कैप से बिलोंग करती है, यानी कि अगर कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए से लेके कुछ हजार करोड़ रुपए तक है, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए तक, तो ऐसी कंपनीज यूजुअली जल्दी ग्रो करती हैं और ज्यादा जल्दी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे जाती हैं। तो अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इसकी मार्केट कैप 7,000 करोड़ रुपए की है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। दूसरा तरीका ये चेक करने का है कि आप देखो कि कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है उसमें एक्सपैंड होने के लिए कितना एरिया है। बिकॉज कंपनी अगर एक ऐसे बिजनेस में काम कर रही होगी जिसमें एक्सपैंड होने की जगह ही कम है तो कंपनी कितना ही ग्रो कर लेगी। सो ये फैक्टर भी चेक करना जरूरी है। देन मोहनीश की थर्ड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जो चेक करने के लिए हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट ओपन करनी होगी। यहाँ आप देखो कि कंपनी चीजों को पेश करने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीका तो यूज नहीं कर रही, जैसे कि ज्यादा इधर उधर की पिक्चर्स तो यूज नहीं कर रही। अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो इसका मतलब वो फैक्ट्स को छिपाने की कोशिश कर रही हो सकती है, जिसके पीछे हो सकता है कंपनी का कोई डर्टी मोटिव हो, और अगर नहीं तो कंपनी एक लेजिट कंपनी है, हम ऐसा कह सकते हैं।
दोस्तों इस तरीके से आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज को कॉपी कर सकते हो। वैसे तो अगर किसी कंपनी को ये सुपर इन्वेस्टर्स पिक कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, क्योंकि ये कई सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और इनको कम से कम 20-30 सालों का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फिर भी आंखें बंद करके इनके पोर्टफोलियोज को कॉपी करना घातक साबित हो सकता है। इसलिए मोनिश की इन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो दोस्तों यही कुछ था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।